नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज क्लासेस के अंदर। आज से हम राजस्थान बोर्ड की जो बुकें चलती हैं कक्षा 6 से 10 तक, उन सभी का वन लाइनर के अंदर अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो हम शुरुआती वीडियो कक्षा 6 का बनाएंगे। ऐसे करते हुए कक्षा 10 तक के सारे वीडियो आपको वन लाइनर के रूप में उपलब्ध करवा देंगे, जिसमें एनसीईआरटी का सारा कंटेंट लाइन टू लाइन आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बना रहे। शुरू करते हैं वीडियो। अध्याय 1 राजस्थान एक परिचय। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर रहेगा राजस्थान। दूसरा, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है 10.41%। नंबर तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तम पश्चिम में स्थित है। नंबर 4, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री। भारत की ये सामान्य जानकारी राजस्थान की स्थिति विस्तार जो चैप्टर पर पढ़ते हैं उससे संबंधित है और बेसिक से प्रश्न है, पर एनसीईआरटी के अंदर जो भी दे रखा है हम उसका लाइन टू लाइन अच्छे से अध्ययन करेंगे वन लाइनर के रूप के अंदर। अगला प्रश्न रहेगा, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 तक का। छठा प्रश्न, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सातवां, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर और राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर। ये प्रश्न भी अच्छा है, अभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में ये वहाँ से पूछा था प्रश्न। राजस्थान में जिलों की संख्या 33, पुराना अपडेट है। 10 प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। और 11 नंबर प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो धौलपुर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर। 12 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर के अंदर होता है। प्रश्न 13, जयपुर संभाग के जिले कौन से हैं? तो जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। ये जिले हैं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, यह जयपुर संभाग के जिले हैं। अपन इस वीडियो के अंदर जो भी अपन बात कर रहे हैं फैक्ट की, वो सभी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उसमें जो दे रखा है वो जिलों की संख्या जो वर्तमान में अलग है और ये 33 बता रखी है, ये बोर्ड में अभी तक यही लिखी हुई है ना। अगला प्रश्न 14, जोधपुर संभाग के जिले कौन से हैं? तो जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर आते हैं। 15 नंबर प्रश्न, बीकानेर संभाग के जिले, तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, 4 जिले हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। 16 नंबर प्रश्न, अजमेर संभाग के जिले, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, 4 जिले अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, आलोती जो जिले वो 18। उदयपुर संभाग के जिले, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है। भरतपुर संभाग के जिले, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है। 20वां प्रश्न, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती हैं? तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये बेसिक प्रश्न आपको लगते हैं, पर इसी प्रकार के प्रश्न आजकल अधीनस्थ मंत्रालय एग्जामों में पूछ रहा है। पटवारी का एग्ज़ाम लो, आप वीडियो का एग्ज़ाम ले लिए, आप चतुश्रेणिक जो कर्मचारी का भी पेपर हुआ था उन एग्ज़ामों में ये प्रश्न देखने को मिले हैं हमें। ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर की है। 22वां प्रश्न, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? तो पंजाब के साथ लगती हैं। और राजस्थान 24 नंबर प्रश्न, राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? देश पूछे तो पाकिस्तान के साथ लगती है। रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर। ठीक है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है 1070 किलोमीटर, उसको किस नाम से जाना जाता है? अभी अपने बोला है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर हो गई। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, सबसे कम पंजाब से लगती हैं। और देश पूछे तो पाकिस्तान, और कितना 1070, और नाम रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। अगला अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। पहला प्रश्न, प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था, तो जनपद और अंचल में विभक्त था। दूसरा, राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश के कहा जाता है? तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर को मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रश्न नंबर 3 है, तो ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता और महाभारत से हमें
मरु प्रदेश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र मरु प्रदेश था। ये राजस्थान के इतिहास पाठ शुरू हो गया है। अगला प्रश्न 5 नंबर, जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? तो जांगल प्रदेश के अंदर वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग, बीकानेर, नागौर और जोधपुर का भाग। जांगल प्रदेश की राजधानी पूछे तो अहिछत्रपुर, और अगर पूछे अहिछत्रपुर कहाँ पर है तो यह नागौर के अंदर है। ठीक है, 8वां प्रश्न, यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो ये जांगल प्रदेश से गुजरे थे। कौन? यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण, ये दोनों। 9वां प्रश्न, कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। 10 नंबर प्रश्न, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मत्स्य जनपद अलवर और जयपुर के जो मध्य का भाग है, यह इसको मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। और मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया था? तो मत्स्य जनपद का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया था। ठीक है, यह जनपद काल का उल्लेख है, कक्षा 6 है, शुरुआती पुस्तक है। यही लाइनें अपन को गाइडों और कोचिंग नोट्स में देखने को भी मिलती है, बाकी एनसीईआरटी बेस्ट रहता है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो सुरसैर जनपद। सुरसैर जनपद में क्या आता है? भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, अगला प्रश्न, सुरसैर जनपद की राजधानी कौन सी है? तो सुरसेन जनपद की राजधानी मथुरा है। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया है? तो सूरसेन का उल्लेख यूनानी लेखक सिकंदर ने किया था, सूरसेन जनपद का उल्लेख। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न, कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो बयाना प्रशस्ति, बयाना भरतपुर प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। 17 नंबर प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब ने से कौन सी जातियाँ राजस्थान में आकर बस गई थी? तो सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था उस समय मालव, सिवी और अर्जुनयन ये जातियाँ भारत राजस्थान में आकर बस गई थी। 18 नंबर प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित कर रखा है? तो सिवी जाति उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सिवी जाति ने आधिपत्य आया था? प्रश्न यही, तो उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, मतलब उदयपुर के आसपास का क्षेत्र ही है। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र को सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न है, सिवी जनपद भी अच्छा है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। जो मेवाड़ का जो इलाका है, उदयपुर का क्षेत्र ही है, इसको प्राचीन समय में सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो अपने सारे जनपदों के बारे में पढ़ा है। सिवी जनपद की राजधानी पूछे तो मध्यमिका। मध्यमिका कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के पास। मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चित्तौड़गढ़ के पास जो नगरी गांव है वहाँ से हमें मध्यमिका के अवशेष प्राप्त होते हैं। 22वां प्रश्न, चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चित्तौड़ के क्षेत्र को मेदपाट तथा प्रागवाट, दो नाम आते हैं। मेदपाट भी आ सकता है और प्रागवाट भी आता है, दोनों आ सही हैं। ठीक है, अगला, राजस्थान के भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किस जाति में आधिपत्य स्थापित था? तो अलवर और जो भरतपुर का क्षेत्र है वहाँ पर अर्जुनयन जाति मिलती थी। ठीक है, अगला, मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान रहा? तो मालवों की शक्ति का केंद्र नगरी टोंक रहा था। मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ में स्थित है? मालवों की विजय का जो यूप अभिलेख है वह नांदसा भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? नांदसा नाजिला भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? तो 5वीं सदी में जब हूण आक्रमण हुआ था उस समय। अगला, जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो जनपदों के पतन का वर्णन बृहद संहिता नामक ग्रंथ से मिलता है। जनपदों की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग के नामों से जाने जाते थे। जनपदों की समाप्ति हो गई तब ये मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़ नाम से जाने लगे। ठीक है, मेवाड़। 29वां, प्राचीन सिवी जनपद क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो सिवी पढ़ा था अपने, मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियाँ रही थी? मेवाड़ की अभी तक 7 राजधानियाँ रही थी, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। 31वां, राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? 2 क्षेत्र हैं। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहा जाता है, और पिलानी के पास जो नरहड़ क्षेत्र है उसको भी वागड़ कहा जाता है। तो 2 वागड़ हो गए, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो आसपास का क्षेत्र है वागड़, और पिलानी के पास जो नरहड़ का क्षेत्र है, नरहड़ का क्षेत्र, उसको भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। ये अच्छा प्रश्न है ये भी, तब 2 वागड़ प्रदेश हो गए। ठीक है, हाँ।
और मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियाँ थी? ये जो 7 राजधानियाँ थी, ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मरु प्रदेश मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला, मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? तो मंडोर पर 7वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, सभी हाड़ौती प्रदेश। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? तो मीणा जनजाति का। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ है। ठीक है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से जाना जाता है। कछवा वंश सबसे पहले किसका शासन था? तो मीणा और बड़ गुजरों का था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो जो मेवात जो क्षेत्र है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र, वहाँ पर मेव जाति का शासन रहा था। ठीक है, या मेव जाति का आधिपत्य रहा था। मेवात, ये जो प्रश्न है, ये कोटा बूंदी हाड़ौती वाला क्षेत्र जो है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, ये सारे बेसिक प्रश्न होते हैं, पर भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमें। ठीक है। 43वां प्रश्न, मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? तो मेव जाति का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? तो हसन खां मेवाती जो है राणा सांगा के साथ में जो खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, खानवा के युद्ध के अंदर हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ लड़ा था। ठीक है, राजवंशों के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। और भी, प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ को कांठल नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांठल। झालावाड़ क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र जो कौन सा है? तो चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र है, वो पूरा शेखावटी एरिया कहलाता है। ठीक है। ब्यावर अजमेर वाला मेरवाड़ा, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा कहते थे ना पहले, तो मेरवाड़ा प्रदेश में ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, ये भी जो प्राचीन महाजनपद का जो चैप्टर है उसी से संबंधित है कि महाजनपदों के समय में इनको किस नाम से जाना जाता था। अगला अध्याय अपना रहेगा इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न अपन को मिलेंगे। शुरू करते हैं। पहला, इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास जानने के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, प्राचीन काल के अवशेष जिनमें हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। तीसरा, प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो प्रतिहारों की जानकारी घटियाला अभिलेख से मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। जो बिजोलिया शिलालेख है, वहाँ से चौहान वंश की जानकारी मिलती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें चीरवा का शिलालेख से मिलती है। अच्छा प्रश्न है, रावल समर सिंह के युग की जानकारी के लिए चीरवा शिलालेख देखना पड़ेगा। छठा प्रश्न, जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की जानकारी मिलती है। चौहान वंश की जानकारी के लिए बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, और जैनक के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय जो महाकाव्य हैं, वहाँ से भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। 7वां प्रश्न, हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो नयन चंद्र सूर्य की रचना है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय के समय। चौहान वंश के बारे में जो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर विजय, उसके बारे में जानकारी मिलती है। नवाब पश्चिमी भारत की यात्रा किसने की थी? कर्नल जेम्स टॉन्ट, घोड़े वाले बाबा, उनके द्वारा। 10वां प्रश्न, वंश भास्कर की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण ने की थी। वीर विनोद की रचना कवि राजा श्यामल दास ने की थी। 12वां प्रश्न, मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना किसने की थी? अच्छा प्रश्न है, तो विश्वेश्वर नाथ ने की थी मारवाड़ राज्य की रचना। तो तीनों याद रखो, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, वीर विनोद, श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, और मारवाड़ राज्य का इतिहास एक पुस्तक है, इसकी रचना विश्वेश्वर नाथ ने की थी। ठीक है, ये रचनाओं के बारे में भी अपन ने सामान्य से जान लिया है। इसी में अगला अध्याय रहेगा हमारा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। ठीक है, जो सभ्यता स्थल से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। तो इस अध्याय में पहला प्रश्न, राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो प्रस्तर युग के अवशेष बनास, गंभीरी, बेड़ज और चंबल नदियों के किनारे प्राप्त हुआ। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी के अंदर, धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? धातुओं में सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का उपयोग किया राजस्थान के संदर्भ में? तो तांबे का उपयोग किया था। ठीक है, और नदियों ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न इसी के अंदर तीसरा, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ताम्र सभ्यता कालीबंगा,
गणेश्वर और आहड़, मुख्यतः गणेश्वर और आहड़ है। बाकी अपन कालीबंगा को भी साथ में देखते हैं। बाकी मुख्यतः गणेश्वर आहड़ याद रखना। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो द्रस्तती नदी या सरस्वती नदी, उसके किनारे कालीबंगा सभ्यता मिली थी। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो अम्लानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो हनुमानगढ़ का जिला आ जाता है। और अम्लानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा के उत्खनन करने वाले कौन थे? तो बीबी लाल, बीके थापर, ये दोनों थे। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा जो है सभ्यता है, वहाँ पर नालियाँ जो थी उसके अंदर किससे बनी हुई थी? नालियाँ, ये नालियाँ जो थी लकड़ी और ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है। कहाँ पर? कालीबंगा। तो ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपने शुरू किया। बेसिक से सारी जो जानकारियाँ हैं वन लाइनर फैक्ट के रूप में हमने देखी। और इससे संबंधित अगर कोई बेसिक सा प्रश्न आता है तो इनमें से ही आता है, इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में प्रश्न तो खूब बनते हैं, पर एनसीईआरटी के अंदर जो जो मैटर दे रखा है उन सभी के बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे वन लाइनर के रूप के अंदर ही। ठीक है। हाँ, कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो मकान बनाने के लिए कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ पर बनी हुई थी? तो कालीबंगा में अग्नि वेदिका चबूतरों पर बनी हुई थी। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? तो सिंधु सभ्यता जो है उसके समान थी नगर नियोजन सभ्यता। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? तो नगर के चार दीवारी के बाहर की जाती थी कृषि। ठीक है। हाँ, गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से गाय के मुख वाले प्याले के अवशेष भी अपन को प्राप्त हुए थे। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न, तांबे के बेल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई तांबे के बेल की मूर्ति। ठीक है। और कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ। तो ठीक है, कांस्य का दर्पण, तांबे के बेल, गाय के मुख वाले प्याले, ये जो है ठीक है, और दुर्गों के बारे में अग्नि वेदिका है, ये सभी कालीबंगा से संबंधित हैं। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंगा प्राप्त हुआ? हाथी दांत से बना कंगा कालीबंगा से प्राप्त हुआ। और कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ? एनसीईआरटी क्या मानता है? तो नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से हुआ था। एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है। 19 नंबर, उदयपुर के धूलकोट का संबंध किससे सभ्यता से संबंधित है? आहड़ सभ्यता से। ठीक है। किस स्थान को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? धूलकोट, आहड़ वही। धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी? तो दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी। किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे? तो आहड़ सभ्यता से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे। एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? तो एक ही परिवार में अगर 6 चूल्हे मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह सामूहिक परिवार का है, सभी मिलके एक साथ रहते थे। ठीक है ना। कौन सी सभ्यता जहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बनता है प्रश्न। तो आहड़ सभ्यता से क्या मिले? चावल का उत्पादन, और चावल भी कैसा? उच्च कोटि का चावल, है ना। तो यहाँ पर कालीबंगा पूरी हो गई और आहड़ सभ्यता शुरू कर ली। और आहड़ सभ्यता के बारे में अपन ने 5 से 7 फैक्ट अच्छे से जाना है। अगला प्रश्न इसी के अंदर, आहड़ सभ्यता से प्राप्त चूल्हे किस प्रकार के हैं? तो भट्टी आकार के चूल्हे मिलते थे आहड़ सभ्यता के अंदर। भट्टी होती है ना, भट्टी के आकार के चूल्हे हमें आहड़ सभ्यता से मिले। कौन सा स्थल निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष था? तो आहड़ सभ्यता के निवासी, आहड़ सभ्यता के जो निवासी थे, ये जो बर्तन बनाने की जो कला होती है उसमें अच्छे से निपुण थे, अच्छे से दक्ष थे। तो आहड़ सभ्यता के देखो, पहला इसमें हो गया, पहला कि चूल्हे किस प्रकार के थे? तो भट्टी आकार के, और बर्तन बनाने में सक्षम थे वहाँ के निवासी। 27वां प्रश्न, आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए हैं? तो लाल भूरे रंग के अंदर। इसी में अगला, राजस्थान के किस स्थल से या किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई? तो आहड़ सभ्यता से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई थी। ठीक है। अगला, धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बस गए थे यहाँ पर? तो गिलुंड और भगवानपुरा बस गए थे। अगला, उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथन किस सभ्यता से संबंधित है? तो बालाथन जो है ये ताम्र पाषाणकालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए? तो बालाथन से प्राप्त हुए थे। बालाथन से ताम्र सभ्यता के अलावा किस प्रकार की सभ्यता के अवशेष मिले? तो बालाथन से ताम्र सभ्यता के अलावा लोहकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट, बालाथन 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग के चिन्ह भी यहीं से मिले थे। ठीक है। लोहा गलाने की भट्टिया का नाम से प्राप्त हुई?
तो लोहा गलाने की जो भट्टियाँ ये भी बालाधन से प्राप्त हुई। बैराठ जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले थे? बैराठ जयपुर के अलावा बालाधन से मिले थे अपन को। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सीकर जिले के नीमका थाना तहसील से गणेश्वर नामक स्थान से मिले थे। कांत नदी पूछे तो कांतली नदी है। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रई संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला, गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? तो दोहरी परतदार शिरा वाली तांबे की पिन। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए? 2 प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे। लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो बैराठ, सांबर, बागोर, रेड़। ये जो 4 जो स्थान बताया अपने, बैराठ, सांबर, बागोर और रेड़, यह लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के मुख्यतः हैं। एनसीईआरटी का फैक्ट है ये पूरा के पूरा ही। ठीक है। बैराठ राजस्थान के किस जिले में? बैराठ सभ्यता जयपुर से संबंधित है। बिज्जू की पहाड़ी, भीम डोंगरी का संबंध किस स्थान से है? तो बैराठ से है। महाभारत काल में बैराठ को किस नाम से जाना जाता था? तो विराटनगर के नाम से जाना जाता था। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया? विराटनगर के अंदर। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा था? तो बैराठ रहा था। और किस स्थान से अशोक के भाब्रू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? तो यह भी बैराठ से ही प्राप्त हुए थे। और राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो बैराठ से प्राप्त हुई थी। ठीक है। अशोक का भाब्रू शिलालेख मिल गया, बौद्ध मठ मिल गया, मौर्य काल का प्रमुख केंद्र भी यही है, बैराठ है। और एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं भी प्राप्त हमें बैराठ से हो जाती हैं। बैराठ पूछ कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर है। ठीक है। और इसको विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास भी बिताया था। ठीक है। और ये जयपुर जिला से संबंधित हैं बैराठ, याद रखिएगा। इसी में अगला, 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की थी? तो 36 में से 28 मुद्राएं भारतीय यूनानी शासकों की थी। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमार्क थी? तो 8 मुद्राएं पंचमार्क थी। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्कर के चिन्ह, आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र, ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त हुई। तो ये सभी चीज़ें अपन को बैराठ से प्राप्त हुई। बैराठ से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, है ना। तो बैराठ का है, आप ये सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी में अगला 5वां अध्याय। पहला प्रश्न, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है? तो भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भागों पर फैला हुआ है? तो 12 जिलों पर, 61% भाग पर। ज्योग्राफी शुरू हो गई है। राजस्थान के 61% भाग जो थार का मरुस्थल है, उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 61% भाग में 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान विश्व का सबसे धनी मरुस्थल थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का जो रेतीला मैदान है या रेतीला मरुस्थल है, उसको थार के महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसी स्थानीय भाषा में धोरी को क्या कहा जाता है? तो बालू का स्तूप जो होते हैं उनको स्थानीय भाषा में धोरी कहा जाता है। बालू का स्तूपों के बारे में भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। बाकी राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू हो गई है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसी में अगला 7 नंबर प्रश्न, थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? थार का जो मरुस्थल, इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। मरुभूमि, गग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतर प्रवाही प्रदेश। ठीक है। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? तो 9% भाग अरावली का है। 61% मरुस्थल, 9 इसका। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से लेकर दिल्ली के रायसीना तक। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर है। कुल लंबाई 692। ठीक है। और राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। 692 का 550, तकरीबन 80%। ठीक है। और ये पर्वतमाला
ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित भी करती हैं, ठीक है ना, बीच में निकलती है इसलिए दो भागों में विभाजित कर देती है। इसकी लंबाई की जो है ये 692 किलोमीटर एनसीईआरटी का फैक्ट है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है। गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है। कुल क्षेत्रफल का 9% भाग लिया हुआ है और दो भागों में राजस्थान को विभाजित करती हैं। 14 नंबर प्रश्न, राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो जनसंख्या का जो है 10% जनसंख्या अरावली क्षेत्र में निवास करती है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूर्वी मैदानी भाग 23% है राजस्थान का। और यहाँ पर जनसंख्या पूछी है तो 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। किस क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कोटा से धौलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है वहाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो 4 जिले हैं मुख्यतः उसको हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है ना। तो इसी प्रकार अपन राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है वो विभाजन उसके बारे में अपन जो क्लास 6 में दे रखा है उसके बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं, है ना। दक्षिण पूर्वी पठार भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग में फैला हुआ है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% भाग के अंदर है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 7% का भाग है और 11% की जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं? तो 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। अरावली से पूर्व में जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो अरावली के जयपुर और जो एरिया है आसपास का वहाँ पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो वहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व में झालावाड़ में किस प्रकार की? तो बांसवाड़ा और जो झालावाड़ का जो इलाका है वहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पर इसीलिए, ठीक है। जिसमें जलवायु अपन 3 देखा, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। उपाद्र जयपुर के आसपास, आर्द्र जलवायु सवाई माधोपुर से उदयपुर का जो एरिया है और अति आर्द्र बांसवाड़ा और या झालावाड़ का जो इलाका इस तरफ। राजस्थान की प्रमुख ऋतुएं, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, ठीक। अगला, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं क्या कहलाती हैं? तो लू कहलाती हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है ना। अगला, किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसमें अधिक बारिश होती है। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी राजस्थान में जो अरब सागर से जो मानसून आता है वहाँ से वर्षा होती है। राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र जिला पूछे तो झालावाड़ है, यहाँ 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है ना। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक जिला सर्वाधिक आर्द्र पूछे तो झालावाड़ और सबसे कम जैसलमेर, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ पर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अब सर्वाधिक वर्षा वाला जिला नहीं, अब स्थान पूछा है तो स्थान माउंट आबू 150 सेंटीमीटर से भी अधिक, है ना। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और मावट किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो मावट जो है ये गेहूँ के लिए उपयुक्त है। मावट के बारे में 3 फैक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है ना। तो शीत ऋतु में होने वाली बारिश मावट कहलाती है, पश्चिमी विक्षोभों से मावट होती हैं। और मावट जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? राजस्थान, भारत सभी में तो गेहूं के लिए मावट उपयोगी है। अध्याय 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। पहला, राजस्थान में जल विभाजक क्या है? अरावली पर्वतमाला है, बताया था आपने। दूसरा, अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे क्या कहते हैं? तो जल विभाजक रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अपवाह तंत्रों को कितने भागों में बांटा है? राजस्थान में अपवाह तंत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, है ना। राजस्थान की बनास नदी, काली सिंध, पार्वती और अन्य नदियाँ किस नदी में जाकर मिलती हैं? तो यमुना नदी के अंदर जाकर मिलती है। कौन सी नदियाँ? काली सिंध, पार्वती और बनास नदी, है ना। अध्याय 7 शुरू कर दिया हमने। 4 प्रश्न हुए इसके अभी तक। अगला प्रश्न इसमें प्रश्न नंबर 5, यमुना नदी
किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है? तो यमुना नदी, राजस्थान की नदी यमुना नदी मिलती है, फिर यमुना नदी गंगा नदी के अंदर मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है। अगला प्रश्न, अरब सागर में से जल ले जाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो अरब सागर में जल कौन सी नदियाँ लेके जाती है? लूणी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास और उसकी सहायक नदियाँ जो है अपना जल अरब सागर की ओर लेके जाती हैं। ऐसी नदियाँ जो समुद्र में अपना जल नहीं लेकर जाकर बीच में ही विलुप्त हो जाती है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से कहा जाता है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? गग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेला नदी और मेंढा नदी या मेंढ नदी जो कहते हैं, ये आंतरिक अपवाह की नदियाँ हैं जो किसी जो ना बंगाल की खाड़ी ना अरब सागर में जल प्रवाहित कर डालती है या बीच में विलुप्त हो जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से चंबल नदी निकलती है। ठीक है, राजस्थान की बारहमासी नदी, सबसे लंबी नदी तो चंबल नदी है और चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में बेसरोगढ़ नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती हैं। ठीक है, राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ पर है? तो भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर होकर यमुना नदी आगे गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान में कितने जिलों में? तो चंबल नदी 6 जिलों में राजस्थान में है। राजस्थान का उद्योग इस नगर किसे कहते हैं? उद्योग नगर किसे कहते हैं जो इस नदी के किनारे ही है? चंबल नदी के किनारे वो कोटा है। कोटा किस नदी के किनारे हैं? तो चंबल नदी के किनारे हैं। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हैं। बनास नदी का बहाव क्षेत्र तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? तो सवाई माधोपुर में। ये रामेश्वर के निकट आकर ये चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी? बनास नदी के बारे में। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिला, कमनौर के पहाड़ियाँ, बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, और बाद में अपना जल किस में लेके जाती है? चंबल नदी के अंदर लेके जाती है। किस स्थान पर मिल जाती है? तो सवाई माधोपुर के पास रामेश्वर के निकट पर ये अपना जल चंबल नदी में मिला देती है। फिर चंबल नदी आगे यमुना में, ऐसे करके यमुना से गंगा, गंगा से बंगाल की खाड़ी के अंदर समाहित हो जाता है सभी। बनास नदी को किस नाम से जाना जाता है? और भी इसको मौसमी नदी भी कहा जाता है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास नदी ठीक है, बनास नदी की लंबाई पूछे तो 480 किलोमीटर। बनास नदी के तट पर स्थित जो नगर है वो टोंक और सवाई माधोपुर बनास नदी के तट पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ पूछिए तो मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदी। मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदी। ठीक है, अगला लूणी नदी। तो लूणी नदी उद्गम कौन से जिले से होता है? अजमेर जिला, नागपहाड़। लूणी नदी का उद्गम अजमेर में किस स्थान से होता है? तो गोविंदगढ़ बताया है इन्होंने, गोविंदगढ़ से होता है। लूणी नदी का उद्गम किन दो धाराओं से मिलने से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम साबरमती व सरस्वती नामक जो दो धाराएं हैं, दो धाराओं के मिलने से इनका स्थान होता है। यह पर ये दोनों धाराएं गोविंदगढ़ के जो गांव है वहाँ पर आकर मिलती है। बाकी इसका उद्गम तो अजमेर नागपहाड़ से हो जाता है ना। ये फिर ये अपना जल अरब सागर की ओर लेके जाती है। कौन सी नदी? लूणी नदी। बनास, चंबल पढ़ ली, बनास पढ़ ली। अब अपने शुरू क्या है? लूणी नदी, राजस्थान की लूणी नदी। ठीक है, ये फिर इसके बारे में अच्छे अच्छे फैक्ट है, ये किस स्थान पर इसका जल खारा होता है वो सब पढ़ेंगे अब इसके अंदर, अपन टेंशन मत लीजिए। अगला प्रश्न, लूणी नदी का बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से होते हुए ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, हाँ। लूणी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? तो बाड़मेर जिला जो है वहाँ पर जो बालोतरा के निकट जाकर ये इसका पानी खारा हो जाता है। लूणी नदी के सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो लूणी नदी की सहायक नदियाँ जोजड़ी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी, सागी, कुइया, ये जो अलग अलग नाम है, जोजड़ी, मीठड़ी, खारी, बांडी, ये सभी ऐसे ऐसे नाम लूणी नदी के सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है माही नदी। माही नदी राजस्थान के किन दो जिलों में बहती है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, एकमात्र नदी जो दक्षिण से जाती है, वो दक्षिण में चली जाती है वापस, तो वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सोम, जाखम, है ना। माही नदी अपना जल कहाँ लेके जाती है? माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी के अंदर लेके जाती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी। ठीक है, लूणी नदी तो कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी। और बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से शुरू होता है? बाणगंगा शुरू करते हैं तो बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियाँ, जयपुर। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? तो बाणगंगा नदी। ठीक है, किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाणगंगा को। गग्गर नदी शुरू करते हैं। गग्गर नदी का उद्गम हिमाचल
प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, कालिका माता मंदिर जो है, वहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। घग्गर नदी जो है आंध्र प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ के से प्रवेश करती है। और घग्गर नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती है? तो ये गंगानगर के पास से, है ना। और घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो घग्गर नदी जो है सरस्वती जो नदी थी पुराने ज़माने में पहले, वो उसकी सहायक नदी मानी जाती है। घग्गर नदी से भी 100 किलोमीटर की लंबाई है। इसके और भी फैक्ट आएंगे। हनुमानगढ़ जिले से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं और गंगानगर नगर के पास आकर यह भूमिगत हो जाती हैं कोसी नदी। और आंतरिक प्रवाह की ये सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है इसको, कि लंबाई तकरीबन 100 किलोमीटर है। और ठीक है ना। हाँ, और इसी नदियों के क्रम के अंदर अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 43 है, आपको मिलेगा आगे। देखते हैं 43 नंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। प्रश्न आया था अभी। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध। ठीक है। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में बना बांध राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर कोटा में बना हुआ बांध जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। कोटा में 2 बांध है। कौन सा बांध? पहला जवाहर सागर बांध, दूसरा कोटा बैराज बांध। और चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, है ना। चंबल नदी से जो बांध है 4, इन चारों बांधों को आपको देखना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज है। ठीक है। इन दो, ये जो 4 बांध है इनके जिले भी याद रखिएगा। कोटा में 2 बांध है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। और इसका उद्देश्य अगर कथन वाला प्रश्न पूछे तो उसमें उद्देश्य अलग अलग दे सकते हैं, तो याद रखना जल विद्युत और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है चंबल नदी परियोजना का। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो माही बजाज राजस्थान और गुजरात। ठीक है। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। माही बजाज सागर का मुख्य उद्देश्य पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई। पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो बीसलपुर परियोजना टोंक जिले से संबंधित है। बीसलपुर बांध कहाँ स्थित है? तो टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास जो बीसलपुर गांव है, वहाँ पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। बीसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? तो बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक, ये जो 3 जिले हैं, यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। 56 नंबर प्रश्न। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, 4 राज्यों की एक संयुक्त और बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। कौन से राज्य? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 4 राज्यों की परियोजना है। और बीसलपुर बांध जो अपने पढ़ा, बीसलपुर बांध और बीसलपुर परियोजनाएं हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है। अगला, सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है? सरदार सरोवर बांध से तो बाड़मेर और जालोर जिले में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, बाड़मेर और जालोर। जवाई बांध कहाँ स्थित है? पाली, सुमेरपुर की साइड जवाई बांध पाली। सोम कमला अम्बा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से हैं। ठीक है। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किससे है? मानसी वाकल उदयपुर से। जाखम परियोजना का संबंध किससे है? जाखम नदी के नदी जो है वहाँ पर जो जाखम बांध है प्रतापगढ़ में, उससे संबंधित है। परंपरागत जल के स्रोत कौन से हैं? तो कुएं, बावड़िया, जोहड़, टांके और खंडीन, ये सब परंपरागत जल के स्रोत हैं। गोवर्धन सागर और रस सागर झील कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है। उदयपुर के अंदर है गोवर्धन सागर और रस सागर झील। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। जना सागर झील, ठीक है, कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है ना। तो ये झीलें, परियोजनाएं, नदियाँ, नदी जल संरक्षण और जो नदियों का उद्गम किस में समाहित होती है, त्रिवेणी संगम, ये इन सभी से संबंधित हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न मिलते हैं। और आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है अध्ययन मंत्रालय का, आरपीएससी तो पेपर का लेवल थोड़ा कठिन रखती है, पर अध्ययन मंत्रालय का जो राजस्थान जीके से संबंधित जो भी प्रश्न है वो तकरीबन एनसीईआरटी के अंदर ही रहता है ना। अगला प्रश्न, गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया था? तो जयसमंद झील का। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया था।
विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील है। जोधपुर की प्रमुख झीलें कौन सी है? बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर। जैसलमेर में स्थित झील का क्या नाम है? घड़ीसर झील। झीलों के बारे में आ गए। गैप सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। और वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो रूफ टॉप जल संचय, या जिसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग जल, यह विधि रूफ टॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग, यह वर्तमान में जल संरक्षण की बेहतरीन विधि है। अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। पहला, रबी की फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर से नवंबर माह के अंदर। रबी की फसल की कटाई की जाती है, देखो बुआई अक्टूबर नवंबर और कटाई की जाती है मार्च से अप्रैल माह के अंदर। ठीक है। प्रमुख रबी की फसल कौन सी हैं? रबी की फसलें गेहूँ, जौ, चावल, चना और सरसों। ठीक है। खरीफ की फसल की बुआई की जाती है जुलाई और अगस्त में। ठीक है। और खरीफ की फसल में कौन सी फसलें हैं? तो ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल वगैरह सभी। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो जायद की फसल मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई के अंदर। ठीक है। ये बाई जो उस समय बारिश का जो मौसम होता है उस समय की बात है। जायद की फसल मार्च, अप्रैल, जून और जुलाई के अंदर। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसलें जो कौन सी हैं? ये गेहूँ, जो चना, सरसों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रमुख जायद की फसल पूछे तो वही खरबूज, तरबूज, ककड़ी, जो ये जायद की फसलें। 8वां, राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? बाजरा, सरसों और ग्वार, ये जो थी कि नहीं, है राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज है। राजस्थान जो व चना उत्पादन में देश में किस स्थान को रखता है, या कौन सा स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है। जौ और चना के अंदर राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक होता है? तो पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है। दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः किस फसलों की खेती होती है? तो मक्का की होती है। राज्य के में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? तो गंगानगर जिले के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर। ये जो आंकड़ा है ये कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की किताब है, राजस्थान, हमारा राजस्थान करके जो बुक आती है उसमें जो दिया हुआ फैक्ट है, 17.5 लाख हेक्टेयर। ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न इसी में, प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 35% फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुएं और ट्यूबवेल से तकरीबन 66% होती है। राजस्थान में नहरों से कितना सिंचाई होती है? तो नहरों से 33% सिंचाई होती है। ठीक है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होती है? तो तालाबों से सबसे कम सिंचाई होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में कुल पशुधन का जो है राजस्थान में पाया जाता है। 11.27% भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में मिलता है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी आई? ऊंट व गधों में। ये पशुगणना के जो आंकड़े हैं आप इसमें नया डाटा देख लीजिएगा, ये पुराने डाटा जो है पूछते नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी उस टाइम यही दे रखा था। ठीक है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में की संख्या में वृद्धि हुई थी? तो गाय और भैंस के अंदर। ठीक है। 20वीं पशुगणना 2019 दे रखी है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो रॉक फास्फेट सर्वाधिक है। कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर में राजस्थान का एकाधिकार है। अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान की कुल साक्षरता, ठीक है, तो 66.11 66.11%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.19%। राजस्थान में महिला साक्षरता 52.12%। ये 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़े हैं। अभी तक हमको यही डाटा, वही आंकड़े अपन को याद रखना है। ठीक है। नई जनगणना अभी तो हुई नहीं है, जब भी होगी उसमें डाटा में परिवर्तन कर दिया जाएगा। अभी तक 2011 की याद रखिए। पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.19। और महिला साक्षरता 52.12। और कुल साक्षरता कितनी है ओवरऑल? तो 66.11। ठीक है। यह जनसंख्या के आंकड़े। अगला, राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए हैं? तो उप स्वास्थ्य केंद्र 1000 की आबादी पर होता है। एक
राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्र में किए जाते हैं? तो 30,000 की आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगते हैं। राजस्थान में 1 लाख की आबादी वाले स्थानों पर कौन से केंद्र स्थापित किए जाते हैं? तो 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगते हैं। राजस्थान के 33 जिलों में कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो 30 जिलों में। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? तो डाक विभाग के अंदर। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। और राजस्थान में सड़कों की कम लंबाई कहाँ पर है? तो धौलपुर के अंदर है। एनसीईआरटी का डाटा है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई पूछे तो जोधपुर जिला, और सड़कों की न्यूनतम लंबाई पूछे तो धौलपुर का जिला। ठीक है, परिवहन का चैप्टर शुरू हो गया है। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? डेट भी ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 1964 को। ठीक है, राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 15। NH 15 का नया नाम क्या है? तो NH 68 11 62। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 71B सबसे छोटा। और NH 71 जो B है उसका नया नाम क्या है? तो NH 919 NH 919। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है? तो राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। ठीक है, राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? 5 मंडल हैं, जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल, बीकानेर मंडल, कोटा मंडल। ठीक है, अगला, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? तो उदयपुर में है रेलवे मॉडल कक्ष। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो पहली रेलगाड़ी 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच के अंदर चलाई गई थी। राजस्थान का बारे में पूछा। ठीक है, तो राजस्थान की पहली रेलगाड़ी आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई के बीच कब? अप्रैल का महीना और 1874 के अंदर चलाई गई थी। ये प्रश्न एक बार वापस देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अध्याय 10 लोक संस्कृति एवं कला। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है? तो पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली 4 है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियाँ कितनी हैं? 4 बोलियाँ हैं पश्चिमी राजस्थान की, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी 4। ठीक है, राजस्थान में गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? गण और गौर शिव और पार्वती का सूचक है। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तीज का त्यौहार। भादवा के माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? तो कजली तीज या सातुड़ी तीज कहा जाता है। ठीक है, होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो शीतला अष्टमी मनाई जाती है। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सील की डूंगरी के अंदर स्थित है। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? वल्लभ नगर कस्बे में जो है वह है। ठीक है, पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो कार्तिक माह की पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। केला माता का मंदिर कहाँ है? केला माता का मंदिर करौली के अंदर है। ठीक है, केला माता जो मंदिर है सवाईमाधोपुर में स्थित मेले को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से, तो लक्खी मेला के नाम से जाना जाता है। ये जो लिखा है केला मंदिर का, केला माता का मंदिर कहाँ है? ये स्वयं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये सवाईमाधोपुर सॉरी करौली के अंदर है। ठीक है, क्योंकि केला माता ये एनसीआई कुछ कुछ चीज़ों में होता है ऐसा। केला देवी का मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण द्वादशी से लेकर चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। ठीक है, महावीर जी के मेले का आयोजन कहाँ होता है? चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। 15 महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? लाल रंग है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटे का प्रसिद्ध है, कोटा का। और हरियाली अमावस्या का मेला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 के अंदर हुई थी। हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ बढ़ता है? तो हरियाली अमावस्या का मेला कब बढ़ता है? तो हरियाली अमावस्या को ही बढ़ता है। कैसा सवाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। ठीक है, ख्वाजा साहब का उत्सव कब लगता है? ख्वाजा साहब का उत्सव जो है रजब माह की 1 से लेकर 6 तारीख को लगता है और अजमेर के अंदर लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर के अंदर इसका वो अलग मेला लगता है, उत्सव लगता है, उर्स लगता है। ये तारीख पूछते हैं, ये प्रश्न कई बार आता है। तो रजब माह और 1 से लेकर 6 तारीख को अजमेर के अंदर लगता है। ठीक है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बेणेश्वर मेला आदिवासियों का। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो बेणेश्वर मेले का आयोजन डूंगरपुर जिले में माही
जाखम और सोम नदियों के संगम पर होता है। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी है? तो बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता करणी माता है। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है तो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक मेला लगता है। 25वां प्रश्न, बाबा रामदेव जी का मेला आयोजन किया जाता है तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद माह के शुक्ल की द्वितीया से लेकर एकादशी तक, भादवा का जो महीना आता है वहाँ से बीज जो तारीख अपन हमारी लोकल भाषा में कहते हैं वहाँ से लेकर 11 तक रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है। गलियाकोट का उर्स आयोजित किया जाता है डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील जो है वहाँ पर जो गलियाकोट कस्बा है वहाँ पर लगता है। गलियाकोट उर्स किसकी मज़ार पर होता है? तो फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार पर होता है। किस मज़ार को मज़ार ए फ़करी कहा जाता है? तो फ़खरुद्दीन मौला की जो मज़ार को ही मज़ार ए फ़करी कहा जाता है। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यही है, गलियाकोट है। राजस्थान के कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल है? प्रश्न पटवारी के अंदर आया था ये। रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होता है, सरल प्रश्न भूल जाते हैं। ठीक है। गोगा नवमी मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, गोगा जी महाराज का स्थान है। तो ठीक है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक कहाँ पर किया जाता है? परबतसर नागौर के अंदर तेजाजी महाराज। तेजाजी गोगा जी राजस्थान के जो लोक देवता हैं उसको आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर 2 तकरीबन प्रश्न हर एग्जाम में मिल जाते हैं। यहाँ से लोक देवता से, लोक देवियों से प्रश्न मंदिरों से पूछे जाते हैं, बाकी देवता के बारे में स्पेशल प्रश्न आता है। ऊँटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन है? पाबू जी महाराज हैं। पाबू जी का मुख्य स्थान कौन सा है? पाबूमंड। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ मेड़ित्या राठौड़ वंश के कुर्की ग्राम में हुआ था। कुर्की गाँव कहते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मीराबाई का विवाह किस वंश से हुआ? तो सिसोदिया वंश में जो भोजराज जो है उससे होता है। दादू दयाल ने अकबर से भेंट कब की थी? 1585 में फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो भाद्रपद 1508 जो है वहाँ पर कृष्ण अष्टमी को पिपासर नागौर के अंदर हुआ था। ठीक है। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कतलियासर बीकानेर के अंदर। जसनाथ जी किससे प्रभावित थे? तो ये गोरखनाथ जी से प्रभावित थे, गोरखनाथ जी के शिष्य भी हुए थे। तो ये जो संत संप्रदाय जो चैप्टर लगता है सभी एग्जामों में उससे जुड़े क्लास 6 के प्रश्न हैं। जाम्बो जी हैं, जसनाथ जी हैं, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी हैं जो 20 और 9 जो नियम बताते हैं। मीराबाई के बारे में भी जन्म स्थान पूछ लिया जाता है, कुड़की जो ग्राम है वो पाबू जी के बारे में भी प्रश्न है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों में शिक्षा की अलग जगह थी, कौन थे? उनका नाम तो श्रद्धानाथ जी। प्रश्न भी आया हुआ है, अच्छा प्रश्न था ये। श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से है? शेखावटी से है। श्रद्धानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के अंदर। किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास करता है? तो श्रद्धानाथ जी। ठीक है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के वेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के टप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के वेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के टप्पे बस्सी में बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने और कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध हैं तो उदयपुर प्रसिद्ध हैं। ठीक है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। ये प्रश्न अच्छा है, लकड़ी के खिलौने और कठपुतली वाला और लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये जो बस्सी चित्तौड़गढ़ हैं ये लकड़ी के व्यवहार, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे कहाँ पर मिलते हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है ना। अगला, लकड़ी का फर्नीचर कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावटी और बीकानेर के अंदर। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोलाला नाथद्वारा। ठीक है। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं तो टेराकोटा की जो वस्तुएं हैं यह अलवर और बाड़मेर में निर्मित की जाती हैं। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो लाख के आभूषण जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला जो है यह प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है। इसी प्रकार हमने क्लास 6 से संबंधित जो भी वन लाइनर प्रश्न थे सारा का अपने अध्ययन किया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन क्लास 7 की चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम क्लास 7, 8, 9 और 10 राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की सारी पुस्तकें हैं उसका अपन वन लाइनर के अध्ययन करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।